हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। माय नेम इज दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल के टॉपिक को खत्म किया था। न्यूक्लियस से हमें स्टार्ट करना था, तो शुरू करते हैं। रिमेंबर द ट्रॉपिकल माउंट ऑफ ओनियन पिल वी प्रिपेयर्ड। हम याद करेंगे उस ओनियन पिल को जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि किस तरह से हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं एक माइक्रोस्कोप की मदद से। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल। एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर हम ओनियन पिल पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, क्यों डालते हैं, व्हाई, व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्वेशन द पिल विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, और हम क्या पाते हैं अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते हैं। ठीक है, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंसेस इज। कोशिश करिए और देखिए कि क्या फर्क देखने को मिलता है। Further, when we put iodine solution on the pill, जब हम iodine solution पिल पे डालते हैं, ओनियन पिल पे, ठीक है, did each cell get evenly colored? तो क्या हर एक सेल्स कलर्ड हो जाती है? तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ अ सेल गेट अ कलर डिफरेंशियली। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, जिस तरह की केमिकल कंपोजिशन होती है उस तरह से सेल्स कलर्ड हो जाती है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। कुछ हिस्सा ज्यादा डार्कर हो जाता है और कुछ हिस्सा कम डार्कर रहता है। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज अ सेफ्रॉनिन सॉल्यूशन और मैथिलीन या ब्लू सॉल्यूशन टू स्ट्रेन द सेल। हम अगर आयोडीन सॉल्यूशन हम नहीं यूज करना चाहते तो उसके बिहाफ पे हम सेफ्रोनाइन सॉल्यूशन या मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन भी सेल में यूज कर सकते हैं किसी नए चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, आगे वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन पिल। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। ठीक, ये एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, एक्टिविटी में इसी बारे में कि किस तरह से हम स्लाइड पर एक बात की गई है कि किस तरह से हम स्लाइड पर कुछ पानी की बूंदें डालकर एक आइसक्रीम स्पून ग्रेटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक एंड डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। विद द हेल्प ऑफ अ निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास साइड। कीप रेडी फॉर दिस एंड टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन on it. Now the material is ready for observation under microscope. Don't forget to put a cover slip on it. ठीक है, तो ये किस चीज के बारे में है? तो इसमें एक बात कही गई है कि एक ग्लास स्लाइड पर हमें पानी की कुछ बूंदें लेनी है और उसमें हमें आइसक्रीम स्पून हमें उस पर स्क्रैप करना है एक इनसाइड द सरफेस ऑफ द चिक पर, और इसके बाद हम उस पे जो भी चीजें चिपक के, मतलब इस पे ये बात लिखी हुई है कि क्या किसी भी तरह की चीजें उस पर चिपक के आएंगी, विद द हेल्प ऑफ निडल की मदद से हम उस मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं उस ग्लास स्लाइड पर, और फिर हम उसमें सॉल्यूशन ऐड करके, मेथिलाइन ब्लू सॉल्यूशन ऐड करके हम ये देख पाएंगे कि माइक्रोस्कोप में हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, और हमें उस कवर स्लिप पर उसे कवर स्लिप से हमें उसे ढकना भी होगा। ठीक है, और हम इस पे क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो आगे देखते हैं। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो डबल कवरिंग होता है जिससे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं उसके कवर को। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। मैंने पहले भी ये बताया था कि जो हमारा जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और वो परमेबल होता है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर करने में या किसी मटेरियल को अंदर से बाहर ले जाने में और बाहर से अंदर ले आने में मदद भी करता है। तो दैट इज टू द साइटोप्लाज्म व्हिच भी हम लोग ने पहले सेक्शन में जो पढ़ा भी था। ठीक है, आगे द न्यूक्लियस कंटेन अ क्रोमोसोम। देखिए न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो रॉड शेप जैसी लगती है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब वो सेल टूटने वाला होता है। द क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिट ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो आपने पहले भी जाना होगा या पहले भी आप एक बार इसे पढ़े ही होंगे कि क्रोमोसोम्स में इनहेरिट फीचर्स होते हैं, इनहेरिट किए हुए फीचर्स होते हैं जो माँ बाप से इनहेरिट फीचर्स बच्चे में जाते हैं क्रोमोसोम्स की मदद से। ठीक है, और वो क्रोमोसोम में ये कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम किस फॉर्म में होता है? तो बच्चे की डीएनए के फॉर्म में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होता है वो ठीक, इसके अलावा क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो क्रोमोसोम आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सेल। तो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है? तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है आपके, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो किसी सेल के कंस्ट्रक्शन या उसे बनाने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो डीएनए होता है, जब क्राइम कहीं होता है या क्राइम स्पॉट किया जाता है, तो क्राइम स्पॉट की जगह पे मौजूद लोगों के बहुत सारी चीजें मिलती है डीएनए, उन्हीं के डीएनए के थ्रू से, जिसे हम स्मार्ट भी कह सकते हैं। स्मार्ट तरीका होता है जिसकी मदद से हम पता लगा पाते हैं कि उस समय पे कौन कौन लोग मौजूद थे, और यही डीएनए टेस्टिंग से हम किसी मर्डरर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम टीवी सीरियल्स में भी डीएनए टेस्टिंग और इन सब चीजों को लेकर के देखते भी हैं। तो डीएनए आपने ऐसे भी बहुत बार सुना होगा और जाना होगा। ठीक है, इसके बाद फंक्शनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखिए, डीएनए के अंदर जो फंक्शनिंग सेगमेंट होता है, जो वाकई में इस चीजों को या इस इनहेरिट की हुई कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, वो जीन्स होता है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमेटिन मटेरियल। वो सेल बच्चे जो डिवाइडिंग नहीं कर रही होती, ये डीएनए वहां प्रेजेंट होता है एज अ क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पे, एंड द क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज अ इंटैंगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है? तो देखने में ये थ्रेड यानी धागों जैसा दिखता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जैसे ही सेल टूटने वाला होता है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। वो धागे नुमा जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बन जाता है। एंड द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। और न्यूक्लियस क्या करने लगता है सेल डिवाइजन में बच्चे? तो वो सेंट्रल रोल यानी केंद्रीय रूप धारण कर लेता है उस सेलुलर रिप्रोडक्शन में। एंड द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड, जहां पर सिंगल सेल क्या करती है? डिवाइड होती है एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, यानी मदर सेल दो डॉटर सेल्स में टूट जाती है। एंड इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट एंड इट डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप। ये भी बताती है कि सेल किस तरह से डेवलप करेगा एंड व्हाट फॉर्म इट विल exhibit at maturity by directing the chemical activity of the cell. ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो द न्यूक्लियस रीजन्स ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आपका न्यूक्लियर रीजन्स है सेल में, वो कभी कभी पुअरली डिफाइंड होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की एब्सेंस हो जाती है, तो इस वजह से वो बहुत अच्छा से नहीं बन पाता, ये डिफाइन नहीं हो पाता। तो सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे अनडिफाइंड यानी जिसमें ये सारी फीचर्स नहीं होती, ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स में आपका न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, इस कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? ऐसे न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स होते हैं। ओके ओके, सच ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी यानी शुरुआती, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेल है वो दो तरह का होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि पहले के समय का कीपैड वाला जो फोन है वो आपका प्रोकैरियोटिक है, और आज के समय का जो आपका स्मार्टफोन है वो आपका यूकैरियोटिक है। डिफरेंसेस क्या है मैं बताती हूँ। देखिए, पहले के फोन में बहुत ज्यादा होता था तो मैसेजिंग या कॉलिंग हो सकती थी, यानी कि बहुत सारे फीचर्स नहीं होते थे। तो प्रोकैरियोटिक को भी आप कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे इसके हिस्से नहीं होते न्यूक्लियस में, और इसके इतने फीचर्स नहीं होते, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक है, यानी आपका कीपैड वाला फोन जैसा फीचर्स लेकर रहता है। और यूकैरियोटिक आपका बहुत सारी फीचर्स के साथ होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए वो आज का स्मार्टफोन है। ठीक, आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके,
तो प्रोकैरियोटिक, अब आप अंदाजा लगाइए, प्रोकैरियोटिक स्पेशली जो मतलब जिसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी जगहों पे मौजूद होगा जिसकी ऐसे ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा जिसके फीचर्स बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के हैं, और यूकैरियोटिक ऐसी जगहों पे मौजूद होगा जिसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में यूकैरियोटिक जैसे सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, और कैरियोट यानी कैरन यानी न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद अ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक, यानी वो सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें मौजूद होता है उसे यूकैरियोटिक्स कहते हैं, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल also lack most of the other cytoplasmic organelles प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें कुछ चीजों की कमी होती है, वही जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऑर्गेनिल्स की जो यूकैरियोटिक में मौजूद होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते। मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनिल्स आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक काम कैसे करता है, तो प्रोकैरियोटिक में अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर फीचर्स नहीं है तो वो काम कैसे करता है। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि इसके जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिल्स परफॉर्म करते हैं जो बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसके पार्ट, ठीक है, वही करते हैं। एंड द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रियोनस वेसल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद द प्लास्टिड एज इट यूकैरियोटिक सेल। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में वो क्लोरोफिल के वजह से हो पाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट की वजह से हो पाता है। तो यानी अगर कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो उसमें जो क्लोरोफिल होगा, उसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो एसोसिएट करेगा किस चीज से, वो एक मेम्ब्रियोनस वेसल्स की वजह से पॉसिबल हो पाएगा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। उसमें किसी तरह के प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होंगे जो यूकैरियोटिक में मौजूद होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक काफी बड़ा और डेवलप्ड स्ट्रक्चर या सेल माना गया है, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोटिक का फिगर है, फिगर 5.4 में, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइबोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लेयर अभी हमने बात की, सेल वॉल है क्योंकि डबल लेयर्ड होता है, इसके अलावा आपका बीच में न्यूक्लियोइड है, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन पिल एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल्स की अगर हम बात करें, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ इस सेल इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो हम देखेंगे कि सेल का बहुत सारा हिस्सा जो है वो सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, एंड दिस रीजन टेक अप लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है बहुत थोड़ा सा स्टेन होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, वो एक ऐसा पदार्थ या ऐसा फ्लूइड होता है जो कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, एंड इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स टू, और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स डूबे होते हैं या मौजूद होते हैं, एंड ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और ऑर्गेनल का काम हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि ऑर्गेनल का काम फंक्शंस को, सेल के अंदर होने वाले फंक्शंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती है या इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। And in prokaryotic, beside the absence of a defined nuclear regions, the membrane bound cell organelles are also absent, ठीक है। तो prokaryotic की बात करें तो इसके absence में जो nuclear regions है, इसमें जो आपका cell organelles है वो भी absent माना जाता है, ओके, ठीक है। ऑन अदर हैंड की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो पहले वही चीज का कि प्रोकैरियोटिक स्टार्टिंग या प्रिमिटिव होता है, इसलिए इसमें इस तरह की फीचर्स नहीं होते जो यूकैरियोटिक में होते हैं। तो यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ साथ उससे जुड़े जितने भी इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस, से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। यानी इसके फीचर्स को समझने के लिए, इसके सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं वायरसेस का। जैसे कि वायरस क्या है, viruses lack any membrane and hence do not show character of a life until they enter a living body and use its cell machineries to multiply। देखिए क्या बात लिखी हुई है, यही बात आप समझिएगा, आज के समय से रिलेट करते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं
कि सेल्स जो आपकी जो वायरस होता है वो बहुत सारी फीचर्स उसमें मौजूद नहीं होती है, इसलिए वो जिंदा नहीं रहता। आपको पता होगा वायरस की जो फीचर्स मतलब वो वायरस की क्वालिटी है, या कह लीजिए कि हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि वो मरे हुए सिचुएशन में रहता है, उसमें लाइफ नहीं होती। उससे जिंदा होने के लिए, उसे जिंदगी अपनी आगे बढ़ाने के लिए एक लिविंग बॉडी यानी ह्यूमंस बॉडी की या एनिमल बॉडी की जरूरत पड़ती है, जिसपे वो निर्भर करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है या उस पर डिपेंड करके जीता है। ठीक है, ठीक। और उस पे वो एक ह्यूमन बॉडी पर अपने आप को रख कर वो उस ह्यूमन बॉडी से चीजें ले करके या उससे उस चीज को उस पे मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जा करके वो मल्टीप्लाई होता है और ह्यूमन बॉडी से अपने लाइफ को वो प्रोसेस को चलाता है। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली कोविड सिचुएशन से आप ये चीजें ले सकते हैं। ठीक है, तो कोविड सिचुएशन में आप ये देख रहे होंगे कि उसे जीने के लिए, उस वायरस को जीने के लिए ह्यूमन बॉडी की जरूरत है। वो नॉन लिविंग थिंग पर जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, बहुत लंबे वक्त तक, क्योंकि वो उसे लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उसे ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है, लिविंग बॉडी की जरूरत होती है, जिससे वो ह्यूमन बॉडी की मदद से अपने आप को मल्टीप्लाई करके बहुत सारी चीजें जनरेट करता है और वो उस पर सर्वाइव करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। क्या है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। जैसे हमने पहले देखा कि हर सेल के चारों तरफ एक लेयर होती है, उसके चारों तरफ जो उसे घेर के रखती है, एंड कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसको क्या करती है, बाहरी वातावरण से सेपरेट करती है, अलग करती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूड अ सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बड़े और जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं उसमें बहुत सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होती है, एंड नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसे क्या चाहिए होता है, बहुत सारा केमिकल एक्टिविटी चाहिए होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन को सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, ठीक है, यानी बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यही एक्टिविटी उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। एंड दिस सेल्स यूज इस चीज को करने के लिए वो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, विद इन देमसेल्फ, खुद में। ठीक, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक की एक फीचर होती है दैट डिस्टिंग्विश देम, जो उन्हें प्रोकैरियोटिक से अलग बनाता है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक के ये फीचर्स, जो इस तरह की एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसके अंदर, वो प्रोकैरियोटिक से उसे अलग बनाते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल आर विजुअल ओनली विद इन द एक्सटर्नल माइक्रोस्कोप, और हम इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। We have talked about the nucleus in the previous section. हमने पहले भी न्यूक्लियस के बारे में बताया मैंने आपको, and some important example of cell organelles which we will discuss now. अब कुछ और ऑर्गेनेल्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपर्चर्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड द वैक्यूल, दे आर इम्पोर्टेंट। ये सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। तो क्यों जरूरी है बच्चे, तो ये सेल में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इनकी अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक बारे में जानेंगे। तो सबसे आते हैं हम पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आप फिगर भी यहाँ देख सकते हैं कि एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ये फिगर में ये चीज दिख भी रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER से डिनोट किया गया, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क जैसा एंड अ शीट जैसा। ठीक है, यानी पतली शीट जैसा, ट्यूब और शीट जैसा स्ट्रक्चर है। इट लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और अ राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग जैसा वेसल्स दिखता है ये, यानी लंबे ट्यूब जैसा या बैग जैसा स्ट्रक्चर है। एंड द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या कह रहा है कि यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो समवॉट बहुत ही मिलता जुलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देखिए, There are two type of ER, दो तरह की ER है, जिसे कहते हैं एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। तो RER लुक रफ अंडर माइक्रोस्कोप, RER जो रफ नाम से ही रफ है। ठीक है,
तो जो RER इसका नाम ही रफ रखा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बहुत ही रफली डायग्राम है, बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसे राइबोसोम्स कहा जाता है, अटैच्ड टू इट्स सरफेस, जो उसके सरफेस से जुड़ा होता है। एंड द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, राइबोसोम हर एक्टिव सेल में मौजूद होता है, आर द साइट ऑफ अ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, वो जगह यानी वो साइट जहां पर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल। बच्चे, जो राइबोसोम्स में यानी इस जगह पे, जो इस साइट पर जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, उसका इस्तेमाल बाकी सेल को किया, उसको बाकी सेल्स में भेजा जाता है डिपेंडिंग ऑन नीड की, जिसको जितनी जरूरत है, यूजिंग द ER। और ये किसके इस्तेमाल से किया जा सकता है, तो ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से किया जाता है। SER की बात करें यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट मॉलिक्यूल। इसका काम क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स को बनाना, जिससे हम फैट मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, यहाँ ये लाइन लिखिए कि फैट मॉलिक्यूल्स को लिपिड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, इसका काम क्या है, सेल फंक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी इस प्रोटीन और लिपिड की मदद से सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी कभी कभी किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन, यानी इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। सम अदर प्रोटीन एंड द लिपिड फंक्शन एज द एंजाइम्स एंड द हार्मोन्स। कभी कभी यही प्रोटीन, इसमें ही से मौजूद कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड किस तरह से काम करने लगते हैं, एज ए एंजाइम एंड द हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। Although the ER varies greatly in appearances in a different cell, तो ER जो है वो हर तरह के डिफरेंट सेल में अलग अलग तरह का दिखता है। And it always form a network system, और इसका काम क्या होता है, एक नेटवर्क सिस्टम को जनरेट करना इसका काम है। ठीक है, ये एक नेटवर्क सिस्टम जनरेट करता है। ठीक है, आगे Does one function of ER, देखिए आप एनिमल सेल एक बार देख लीजिए तो आप इसमें देख पा रहे होंगे एनिमल सेल में सेल वॉल देखिए नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की सेल वॉल नहीं दिखाई गई है। देखिए क्या क्या ऑर्गेनल्स है, देखिए ये आपका गोल्जी पार्चर, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी कवर, जो उसकी लेयर होती है आउटर रिंग लेयर, ये सेंट्रियोल है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक, ये लाइसोसोम है आपका, और इसके अलावा ये आपका राइबोसोम्स। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपका है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी। ठीक, इसके बाद ये आपका रफ, ये स्ट्रक्चर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो जेल लाइक सब्सटेंस आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये आपका साइटोप्लाज्म, और सबसे बीच में जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। Thus, one function of ER is to serve as a channel for the transport of a material। ठीक है, वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो सीधी सीधी सी बात है, ये एक तरह का चैनल है जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, स्पेशली प्रोटीन को, बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। किसके बीच, अलग अलग साइटोप्लाज्मिक के रीजन्स और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम इसका होता है। एंड द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का काम भी करता है। किसके फ्रेमवर्क के काम करता है बच्चे, तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के काम करता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग क्या करता है, फ्रेमवर्क का काम आप समझ रहे हैं, फ्रेमिंग करना, तो प्रोवाइडिंग अ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए ऑफ द सेल, यानी सेल में होने वाली किसी तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए ये काम करता है। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड द वर्टिब्रेई, यानी लीवर सेल की बात करें जो एनिमल में होता है, कॉल्ड द वर्टिब्रेई उसे कहा जाता है। एंड द SER यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, यानी SER क्या करता है, बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाइंग करने में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि और भी क्या इसके फीचर्स है। और ये देखिए ये आपका प्लांट सेल का फिगर है, फिगर नंबर आपका 5.6 में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेल वॉल आपका दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो एनिमल सेल से मिलती जुलती है, जैसे आपका गोल्जी, यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साउथ ये आपका SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, गोल्जी पार्चर्स है, न्यूक्लियस है, सब कुछ बहुत सारा मिलता जुलता है आपका। उसी तरह का साइटोप्लाज्मिक जेल भी है, लेकिन यहाँ पे आपको सेल वॉल एक एक्स्ट्रा दिखेगा। ठीक है, ओके, तो आज यही तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्जी पार्चर से शुरू करेंगे। ठीक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।